I welcome you all to Major HS Kalsi's Balano Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover important current affairs. आज हम current affairs discuss करने जा रहे हैं. Let's start. So here we are going to cover current affairs. Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. So अभी recently सात्विक सिराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है. अगर आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये हाईएस्ट अवार्ड है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, और ये दोनों किसके प्लेयर हैं? बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं. मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं. जो खेल रत्न अवार्ड है कब स्टार्ट हुआ था? फ्रॉम 1991 टू 1992 में स्टार्ट हुआ था, और पहले इसका जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था. बाद में इसको रीनेम किया गया एज अ मेजर ध्यानचंद अवार्ड. अभी रिसेंटली 4 लोगों को और मिला था खेल रत्न अवार्ड, दैट इज मनु भक्कर, डी जुकेश, हरमनप्रीत एंड प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स. इनको मिला था अलॉन्ग विद सात्विक सिराज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी. दे वर द वन हु रिसीव्ड खेल रत्न अवार्ड. अगर आप पूरे खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो मैंने बताया प्रीवियसली द नेम वाज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. खेल रत्न अवार्ड and it has been renamed as what? As मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. और मेजर ध्यानचंद को क्या बोला जाता था? हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था. अगर आप बात करें हु वाज द फर्स्ट वन हु वॉन दिस मेडल, सबसे पहला मेडल किसको मिला था? दैट इज विश्वनाथन आनंद फॉर द चेस. सो हु वाज द फर्स्ट वन हु रिसीव्ड द फर्स्ट मेडल, और यू कैन से फर्स्ट अवार्ड, दैट इज विश्वनाथन आनंद फॉर चेस. So you should be remembering some basic information about मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. अगर हम इसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद. सो इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू द एथलीट फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अचीवमेंट किया हुआ है. फॉर, और इसमें जो कैश प्राइज है वो 25 लाख है, मेडल है, सर्टिफिकेट है. सो बेसिकली व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस खेल रत्न अवार्ड? बेसिकली द ऑब्जेक्टिव वाज टू रिकॉग्नाइज their efforts and outstanding performance in the sports for preceding 4 years. 4 साल में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्होंने काम किया उसको ध्यान में रखते हुए ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है. इफ वी डिस्कस 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, देखिए 58 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है. किसको मिला हुआ है? उर्दू पोएट गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य फॉर संस्कृत स्कॉलर, इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड बेसिकली उनको मिलता है जिनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है लिटरेचर में, लिटरेरी वर्क में, जो कि 12 शेड्यूल 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेज में लिखी गई है. अगर आप बात करते हैं, लेकिन ये अवार्ड केवल इंडियंस को ही मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड, और एनुअली मिलता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लिटरेचर. इट इज गिवन एनुअली फॉर द लिटरेरी राइटिंग टू राइटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस सिंस 2013 इन इंग्लिश ऑल्सो. तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं. हमारे 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस है. ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी. अब कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं. और हमारे क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं. तो इसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है. और ये पहला अवार्ड किसको मिला था? इट वॉज गिवन टू फर्स्ट टाइम इन 1965, दैट इज जी शंकरा कुरुप, इनको मिला था. ही रिसीव्ड, एंड द फर्स्ट वुमेन वॉज आशा पूर्णा देवी, was the first woman to receive award. This thing you should be remember, that is ज्ञानपीठ अवार्ड. अगर आप 58th ज्ञानपीठ हो गया तो 57th ज्ञानपीठ किसको मिला था? ये मिला था दामोदर मौजो. और 59th किसको मिला है? 59th मिला है आपका विनोद कुमार शुक्ला. अभी न्यूज में आ जाएगा, अनाउंस कर दिया गया है, मिला नहीं है शुक्ला फॉर लिटरेचर. लेकिन 58th किसको मिला था? संस्कृत स्कॉलर, दैट इज गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको मिला था. दिस इज देयर. इसमें क्या मिलता है? 11 लाख रुपीज कैश प्राइज मिलता है, सरस्वती का स्टैच्यू मिलता है, और सिटरेशन मिलता है. तो दीज आर द इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबरिंग. नेक्स्ट की बात करते हैं हम, वर्ल्ड फूड प्राइज. वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? ब्राजीलियन साइंटिस्ट मैरिएंगेला हंगेरिया को मिला है. इसको ऐसे याद कर लेना, फूड मतलब फूड आप क्यों खाते हो? जब आप हंगरी होते हो. तो हंगेरियन को मिला है. क्या मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज. क्यों मिला है?
फॉर द इनोवेटिव वर्क, किसके लिए मिला है? फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन, किसके लिए मिला है? सस्टेनेबल फार्मिंग innovation. So for reducing the use of chemical fertilizer and developing biological seeds, soil treatment to boost the crop yield and nutrition. So basically award के founder थे Norman Borlaug, who was the father of Green Revolution, and it administered by World Food Prize Foundation. So basically इंडिया में किसको पहला रेसिपिएंट थे? एम एस स्वामीनाथन was the first recipient of World Food Prize, and M S Swaminathan was also called as father of Green Revolution, and he received the prize in 1987. तो मार्गेलेना हंगेरिया, शी वाज अ ब्राजील, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि ब्राजील बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन एंड द फोरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन आफ्टर सप्रेसिंग यूएसए. यूएसए को भी सप्रेस किया एंड दे बिकम द जायंट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन. सो फूड से मुझे याद आया हंगरी, हंगरी से मुझे याद आया हंगेरिया. नेक्स्ट वन, that is Igla S missile arise from Russia. Igla S क्या है? Igla S एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो बेसिकली हमारे जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन है, उनको टारगेट करने के लिए हमने बनाया है और हमको रिसेंटली ये मिल चुका है. ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम Igla S रिसेंटली रिसीव फ्रॉम रशिया. अगर आप इसकी पूरी इमेज की बात करें तो इस तरीके का ये दिखता है. इट इज हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम दैट कैन बी ऑपरेटेड by an individual or a crew. So it is designed to bring down low flying aircraft, can identify and neutralize air target, cruise missile and drone. So इसका जो रेंज रहेगी, कहां से कहां तक इसकी रेंज रहेगी? The range is 500 meter to 6 kilometer and deployment time is 13 seconds and the speed is 400 meter per second. These are the important thing. मैनपेट्स नाम से है, तो याद रखना रशिया का है, इंपॉर्टेंट है. आपको इसको टारगेट क्या करना होता है? दे आर गोइंग टू टारगेट द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. इट कैन आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज द एयर द क्रूज मिसाइल एंड ड्रोन. सो ये हाई एल्टीट्यूड है, जो माउंटेनियस रीजन है उस पर ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है और काम करता है. ये काफी यूजफुल है. ठीक है, टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस सिस्टम. नेक्स्ट वन, ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च बाय इंडियन कोस्ट गार्ड. एक्चुअली क्या हुआ? ऑपरेशन ओलिविया किसने लॉन्च किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया. क्यों किया? जो टर्टल्स को सेव करना है. 1980s में ये स्टार्ट किया गया था और हर साल हम लोग ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा. इट्स एनुअल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडले टर्टल ड्यूरिंग द नेस्टिंग सीजन, प्राइमरली अलोंग द उड़ीसा कोस्ट. जितने ज्यादा जो अंडे दिए जाते हैं टर्टल्स के द्वारा वो उड़ीसा कोस्ट पे दिए जाते हैं. और ये एनुअल कंजर्वेशन प्रोग्राम है. इट इज एन एनुअल कंजर्वेशन प्रोग्राम. इट्स अ एनुअल कंजर्वेशन प्रोग्राम दैट लॉन्च इन 1980 बाय इंडियन कोस्ट गार्ड. Indian Coast Guard. So basically it is, the focus area is Gahirmata Beach and effort was for rigorous petroleum, aerial surveillance and community involvement. So major nesting जो sites हैं वो कहां पर हैं? गहीरमाता, ऋषिकुलिया, देवी रिवर. तो गहीरमाता, ऋषिकुलिया और देवी रिवर जो उड़ीसा कोस्ट में पड़ते हैं वहां पर सबसे नेस्टिंग होती है. और जो ज्यादातर नेस्टिंग का टाइम पीरियड होता है ना वो नवंबर से मई के बीच में होता है और जनवरी के मंथ में काफी ज्यादा नेस्टिंग होती है. तो वहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा लॉस ऑफ हैबिटेट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है. ठीक है, इलीगल पोचिंग होती है. तो दैट्स व्हाई बाय कैच, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, तो इनसे काफी ज्यादा खतरा होता है. तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसलिए ऑपरेशन ओलिविया निकाला है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो यू शुड बी रिमेंबर ऑपरेशन ओलिविया. अगर आप पूरे इमेज की बात करें तो दिस इज कॉल्ड ऑलिव रिडले टर्टल. तो द साइंटिफिक नेम हैज बीन मेंशन्ड ओलिविकिसिया. द क्लास इज रेप्टिलिया. So basically it has been in vulnerable list. ये IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको वर्नेबल कैटेगरी में रखा गया है. और आप मैप की लोकेशन देख सकते हैं. These are the mass nesting beaches that is called गहीरमाता, ऋषिकुलिया एंड देवी ब्रिज रिवर. तो यहाँ पर उड़ीसा में ये प्रोमिनेंट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा नेस्टिंग होती है. तो ये देखिए ऋषिकुलिया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एंड गहीरमाता एंड देवी रिवर माउथ पे.
Next one is Golden Dome. So what happened? America has announced to have a missile defense shield that is Golden Dome. जैसे इजराइल का आयरन डोम है ना, कोई भी अपनी कंट्री को पूरी तरीके से डोम की तरह बचा लेगा, और कोई भी मिसाइल वगैरह आएगी, ड्रोन वगैरह आएगा तो उसको ऊपर ही इंटरसेप्ट करके गिरा देगा। तो अमेरिका ने बोला है कि हम एक बहुत ही लेटेस्ट वर्जन लेके आ रहे हैं, उसका नाम है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम के फायदे ये हैं कि ये सैटेलाइट स्पेस अटैक से भी अपने आप को बचाएगा। ठीक है, स्पेस से भी आप कोई कुछ गिराओगे कहीं पे तो कुछ नहीं होगा, तो लैंड से करोगे, सी से करोगे, तो काफी बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड स्पेस बेस्ड टेरिटोरियल टेक्नोलॉजीज के द्वारा। सो बेसिकली क्या है, इट वांट टू शील्ड फ्रॉम इंटरसेप्टिंग बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल। सो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे प्रोटेक्ट करेगा। सो इट विल क्रिएट व्हाट, इट विल एम इज टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट। तो और जो नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट रहेगी स्पेस में, उसको डिटेक्ट करेगी, इंटरसेप्ट करेगी और वहीं पर खत्म करेगी। सो इट ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम इजराइल आयरन डोम। आयरन डोम से इंस्पिरेशन किया है और बोला है कि मल्टी लेयर शील्ड सिस्टम हम इसको लगाएंगे। तो कंपैरिजन करे जाए आयरन डोम से, आयरन डोम और इसमें अंतर क्या है? आयरन जो है, आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल को देखता है, कोई एरियल अटैक है, ड्रोन है, कोई मिसाइल है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल अगर छोड़ दी जाए तो आयरन डोम उसको कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका ने बोला हम ऐसा लेके आ रहे हैं गोल्डन डोम दैट विल बी वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा काम करेगा। चाहे आप स्पेस से कोई थ्रेट आ जाए, लैंड से आ जाए, सी से आ जाए, तो हम उससे भी बचने को तैयार है। तो इसलिए उसने बोला है दे वांट टू प्रोटेक्ट द लॉन्ग रेंज मिसाइल थ्रेट इंक्लूडिंग आईसीबीएम। आईसीबीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम राइवल नेशंस लाइक रशिया एंड चाइना। एम वाज टू ऑपरेशनलाइज स्पेस बेस्ड वेपन फॉर अर्ली मिसाइल इंटरसेप्शन, ठीक है, रियलाइजिंग द स्पेस वारफेयर कैपेबिलिटी। तो बेसिकली एक तरीके से अपने आप को बचाने की बात ये कर रहे हैं। एक इमेज के द्वारा आपको पता चल रहा है किस तरीके से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर लैंड से लॉन्च होती है, सबमरीन से लॉन्च होती है, अगर कोई न्यूक्लियर वारहेड भी लेके जा रहा है तो उसको भी ये काउंटर करने की बात ये करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपना डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया बना रहे हैं। जैसे आप आयरन डोम इजराइल का हो गया, चाइना का HQ9 सिस्टम है, चाइना का है, ठीक है, S-400 500 रशिया का है, थार्ड जो थर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो कि यूएसए का है, जो ये अभी तक ये चल रहे हैं, और गोल्डन डोम किसका, अमेरिका का है, जो मैंने आपको भी बताया, जो कि काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सागर माथा। अगर आप बात की जाए व्हाट इज सागर माथा, सागर माथा इज अ डायलॉग अंडर द थीम दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड फ्यूचर ह्यूमैनिटी, पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सागर माथा क्या है? जो सागर माथा इज द हाईएस्ट पीक, जो बोलते हैं माउंट, इंडिया में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। तो ये सागर माथा डायलॉग हो रहा है नेपाल में, और पहली बार हो रहा है कि किस तरीके से हमको हिमालय को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज हिमालय इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 1.3 मिलियन पीपल ऑफ लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि सबको पता है कि भाई बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो इसमें मोर देन 300 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सागर माथा डायलॉग इन नेपाल। और इंडिया ने इसमें क्या इनिशिएटिव किया है? इंडिया ने बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए हैं। इंडिया हैज गिफ्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू नेपाल। सो जब ये समिट होगी तो लोग आएंगे, उनको छोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो सागर माथा का मतलब होता है हेड ऑफ द स्काई। इट सिंबलाइज बोथ मैजेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द माउंटेन इकोसिस्टम। एंड संवाद इज बेसिकली डायलॉग, वार्तालाप होगी आपस में बीच में, और डिस्कस किया जाएगा किस तरीके से हमको हिमालय को प्रोटेक्ट करना है, वो सारी चीजें इसमें डिफाइन की जाएंगी। सागर संवाद ये पहली बार हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, तो हमारा आता है नमस्ते स्कीम। तो व्हाट इज दिस नमस्ते स्कीम? नमस्ते का मतलब होता है बेसिकली नेशनल एक्शन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। उसका ऑब्जेक्टिव है फॉर्मलाइज सैनिटाइजेशन और सैनिटेशन वर्कर, प्रमोट मैकेनाइज क्लीनिंग एंड एंश्योर सेफ्टी। जो बहुत सारे टैंक साफ करने वाले लोग होते हैं, सेप्टिक टैंक साफ करने वाले होते हैं, ड्रेनेज उठाने वाले लोग होते हैं, उनको प्रॉपर्ली इक्विप किया जाएगा विद प्रॉपर मैकेनाइज्ड मेथड्स, टूल्स के थ्रू, गेयर्स के थ्रू, पीपी किट्स के थ्रू, और उनको आयुष्मान कार्ड के अंदर एनरोल किया जाएगा। प्रॉपर सेफ्टी देखी जाएगी, हाइजीनिक लिविंग कंडीशन देखी जाएगी, हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। और इनका जो टारगेट है दैट इज कॉल्ड सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स वर्कर, वेस्ट पिकर was also added in 2024. So what happened? Under which ministry it will be implementing agency? It is jointly by Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs along with National Safai Karmchari Corporation.
This thing is very much important, a significant step towards Swachh Bharat. So this thing you should be remember, a mechanized sanitation services for cleaner India, improve working condition for sanitational worker, promote sustainable sanitation and enhance public health and environment. This is important. Next one, World Health Assembly was held in Geneva. अभी जेनेवा में क्या हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ है. इसका जो थीम था क्या है, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ. द थीम एम्फसाइज फॉर नीड फॉर इक्वालिटी इन ग्लोबल, हाईलाइटिंग दैट एवरीवन एवरीवेयर हैव इक्वल एक्सेस टू द हेल्दी लाइफ. दैट इज इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली क्या हुआ है, WHO ने 4 कंट्री को ट्रांस फैट फ्री बन दिया है. किसको दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया को दिया है, नॉर्वे को दिया है, ओमान को दिया है और सिंगापुर को दिया है. द 4 कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड फॉर एलिमिनेटिंग व्हाट, फॉर एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड दैट कॉल्ड ट्रांस फैट फॉर फूड सप्लाई. फॉर एग्जांपल जैसे पाम ऑयल हो गया, जंक फूड हो गया, पैकेट फूड हो गए, ठीक है, वनस्पति घी हो गया, डालडा हो गया. तो उन सबको लेके ये बातचीत कर रहे हैं कि इन 4 कंट्रीज ने ट्रांस फैट को कंप्लीटली एलिमिनेट किया है. और इंडिया को भी एक सर्टिफिकेट दिया गया है फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्राइकोमा. ट्राइकोमा इज रिलेटेड टू आई डिजीज, आई इंफेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो इंडिया हैज बीन गिविंग अ सर्टिफिकेट फॉर एलिमिनेटिंग व्हाट ट्राइकोमा, एंड इंडिया बिकम द 3rd कंट्री for eliminating trichoma after Nepal and Myanmar to eliminate these disease as a public health problem. So trans fat होता क्या है, trans fat are basically unsaturated fatty acid or it can be from natural also or industrial produce also. Naturally मतलब आप बोलेंगे तो मीट से आता है, डेयरी प्रोडक्ट से आता है, ठीक है. सेम वे इंडस्ट्रियल से बेक फूड आता है, वनस्पति घी आता है, फ्राइड फूड्स आता है. So both are having what detrimental to health impact. हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डिट्रीमेंट है. और इंडिया ने बोल रखा है कि हम 2% से ज्यादा लिमिट, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द लिमिट ऑफ 2%, नॉट मोर देन 2% ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट ऑयल इन सम प्रोडक्ट. लेकिन WHO बोलता है इट शुड बी लेस देन 1%. बट ट्रांस फैट के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटिक्स होने के चांसेस हो जाते हैं, कार्डिक अरेस्ट आ सकता है. तो मतलब लाइफस्टाइल काफी पुअर हो जाती है, ठीक है. और डिजीज और हार्ट डिजीज रिलेटेड रिस्क विल बी मोर. नेक्स्ट बात करते हैं, हमने एशियाटिक सेंसस किया था. एशियाटिक सेंसस तो हमारा 16 एशियाटिक सेंसस किया गया था, जो कि बताता है कि हमने 32% राइज किया है किसका, एशियाटिक लायन में. देयर इज द इंक्रीज ऑफ 32% ऑफ एशियाटिक लायन. अगर हम बात करें, हमारा 16 सर्वे था. जो पहला सर्वे था वो हमारा कब कराया गया था, 1936 में. जूनागढ़ ऑफ नवाब हैज कंडक्टेड द फर्स्ट सेंसस. कब किया गया था फर्स्ट सेंसस, Junagadh of Nawab, Asiatic lion. So where we have seen the rise of 32% according to 16th census released by Gujarat Forest Department. So होता क्या है, every 5 year there will be a census जिसको जनगणना बोलते हैं. और हमने देखा कि massive rise देखने को मिला हमको Asiatic lion का, and we reached to the position called 891 tiger lion. और हमने देखा कि फीमेल की पोजीशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है. दैट इज द गुड साइन फॉर हैविंग व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग रिप्रोडक्टिव व्हाट, अ पोटेंशियल. अगर आप बात करते हैं तो गिर नेशनल पार्क में ये मिलता है, और पनिया सेंचुरी, द नियर बाय सेंचुरी दैट इज कॉल्ड, वहां पर ये सारे लायन मिलते हैं. अगर आप बात करते हैं एशियाटिक लायन वर्सेस अफ्रीकन लायन, अगर आप एशियाटिक लायन की बात करते हैं तो आईयूसीएन स्टेटस इनके एंडेंजर्ड में आता है, और ये आपका वर्नेबल कैटेगरी में आता है आईयूसीएन स्टेटस. अगर आप बात करते हैं एशियाटिक लायन, इट्स स्मॉलर इन साइज. अगर आप बात करते हो अफ्रीकन लायन, दे आर बिगर इन साइज. और आप बात करते हैं मेल स्टे विद द प्राइड, मेल जो रहता है वो झुंड के साथ रहता है एशियाटिक लायन, बट इसमें अलोन घूमता है. आप देखिए थोड़ा कि बाल वगैरह बड़े बड़े हैं, फर वगैरह बड़े बड़े हैं, तो ये सारी चीजें. तो ये एशियाटिक लायन आर लाइटर इन वेट बट दे आर हैवी इन वेट. ठीक है, दे आर हैविंग व्हाट, बुशर मीन. बुशर मीन मतलब काफी ज्यादा, आप देखिए ये सारा निकला हुआ है, इसका ऐसा कुछ नहीं निकला हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गिर में है, इंडिया में है, ठीक है. एंड हैबिटेट कहां पर है, सवाना, ग्रासलैंड, डेजर्ट वगैरह में ज्यादातर मिलते हैं. और ये मिलता है ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में अफ्रीकन लायन. ठीक है, ये झुंड में नहीं रहते, एशियाटिक लायन झुंड में रहते हैं. Next one is E0FIR. What is this E0FIR? E0FIR is basically launched to auto register high value cyber crime.
क्या होता है कि साइबर क्राइम अगर 10 लाख से ज्यादा का अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है और आपने हेल्पलाइन में से कंप्लेंट की है, इट विल बी टर्म्ड एज जीरो एफआईआर ऑटोमेटिकली। ये जीरो एफआईआर में काउंट कर दिया जाएगा बिकॉज द कंप्लेंट अबव 10 लाख विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू व्हाट, एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहीं भी रजिस्टर कर सकते हो। मैं इसके अलावा बता रहा हूं, जीरो एफआईआर यू कैन बी रजिस्टर्ड एनीवेयर एनी प्लेस, ठीक है, आउटसाइड योर जुडिक्शन एरिया। आपके नियर बाय कोई पुलिस स्टेशन है, कोई घटना हो जाती है तो आप वहां पर जाके एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। बाद में वो एफआईआर आपके जुडिक्शन पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है, जहां से आपके में प्रॉपरली इंक्वायरी कंडक्ट करा दी जाती है। सो बेसिकली एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट साइबर क्राइम कंप्लेंट रजिस्टर्ड इन 1930 हेल्पलाइन ऑन नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल। सो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इनकी जो है दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दिल्ली में कि 10 लाख से ऊपर अगर कोई साइबर क्राइम होता है और कोई इसकी कंप्लेंट करता है तो ऑटोमेटिकली दैट हैज बीन टर्म्ड एज व्हाट, जीरो एफआईआर। तो इसको जीरो एफआईआर के तौर पे हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, इट विल बी रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल जुरिडिक्शन ऑफ क्राइम एंश्योरिंग स्विफ्ट एक्शन विदाउट ब्यूरोक्रेटिक डिलेस। किसी हस्तक्षेप के आपकी एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई थी जीरो एफआईआर। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेनेक्स। ग्लेनेक्स क्या है, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस है। ये 3 दिन की समिट है, न्यू दिल्ली में होस्ट कराई जा रही है। इसमें मोर देन 200 plus delegates will be coming from the foreign and they will be having what discussion, innovation and space exhibition, how we can explore the space and we can go for the new renaissance। तो इस बार का थीम भी था रीचिंग द न्यू वर्ल्ड अ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक, एक्सप्लोरेशन दैट्स कॉल्ड रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है रिवाइवल एज। रिवाइवल एज मतलब ओल्ड एज से जब आप न्यू एज में जाते हैं तो रेनेसां पीरियड आता है, नए युग की तरफ आप जाते हैं। इट हैविंग व्हाट, कैलिब्रेशन एंड इनोवेशन इन स्पेस, हाईलाइटिंग इंडियाज ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल स्पेस लैंडस्केप। और ये न्यू दिल्ली में होस्ट हो रही है। इट हैज बीन होस्टेड बाय इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन एयर फोर्स। तो इन चीजों को आप लोगों को नोट डाउन करना है। कौन लोग कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन स्पेस। और थीम का था रीचिंग द न्यू वर्ल्ड as space exploration, that is called Renaissance. That has become very much important for examination point of view. Next, Bhutan become the world first crypto tourism payment. Bhutan क्या हो गया, वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसको क्रिप्टो पेमेंट में, टूरिज्म में आप पेमेंट कर सकते हो। और भूटान वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट होल्डर है किसका, क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी अभी इन्होंने कैलिब्रेशन किया है बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ। सो क्रिप्टो करेंसी इज व्हाट, द एथेरियम करेंसी हो गया। तो ये सब डिफरेंट नाम है बिटकॉइंस के। तो 4th कंट्री बना है जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डर्स है बिटकॉइन का। और भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसका जीडीपी हम हैप्पीनेस में काउंट करते हैं। हैप्पीनेस, द जीडीपी इज काउंटेड इन हैप्पीनेस। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड भूटान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्रिप्टो, इट्स अ डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है। इंडिया में अभी तक इसको लीगलाइज नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग मुझे बताएं ऐसा कौन सा पहला कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर बोला था। विच कंट्री, दैट इज कॉल्ड एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आप ड्रॉल्स पेट फूड बिकम वॉज इंडियाज 4th यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मोर देन 1 मिलियन है। 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू मोर देन 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो और ये उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो, उसको यूनिकॉर्न बोल दिया जाएगा। अभी ड्रॉल्स ने किसके साथ, एक कंपनी के साथ टाइप किया था, वो कंपनी थी नेस्ले। नेस्ले के साथ टाइप किया था और इसके 4th बना है डॉग फूड का बिकम द 4th यूनिकॉर्न। तो जनवरी में किसको मिला था, नेत्रडाई को मिला था जो कि डीप टेक था। अप्रैल में मिला था जस्ट पे जो कि डिजिटल पेमेंट था। और मई में पोर्टर्स को मिला था जो कि लॉजिस्टिक सामान वगैरह पहुंचाता है। तो 4th यूनिकॉर्न बना था हमारा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉल्स। अभी देखो डेज एंड थीम से भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अगर आप वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बात करो तो हर साल 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का इस बार का जो कंट्री था जिसको होस्ट कर रहा है वो कर रहा है साउथ कोरिया। और इस बार का जो थीम था वो था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। So beat the plastic pollution and promote the solution for what? Refusing, reusing, recycling the plastic use.
So the event was hosted by UNDP, United Nations Environmental Program. Since 1973, it has been coming. That is the important thing you should be remember. So this conference basically marked the turning point into global environmental movement. That is important for you. तो 5 जून को क्या बनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं. थीम क्या था, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन. इसका को एग्जिस्टेंस इंडिया के साथ आप कैसे बोल, कोइंसिडेंस कैसे बोल सकते हो, 2018 में इंडिया ने होस्ट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और उसका भी थीम बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन. दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव इन 2025. 2025 में हमने यूनाइटेड नेशन ने ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव डिस्कस किया. यूनाइटेड नेशन क्या करता है, कई बार बहुत सारे ईयर्स निकालता है. इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन ने 2025 में भी ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन निकाला है, ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाला है, ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट भी निकाला है. 3 तो निकाले ही है, चौथा ये भी निकाला है, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स. Cooperatives proclaimed International Year of Cooperatives, underscoring the vital role of cooperatives in sustainable development. Cooperatives क्या होता है, cooperatives are the basically the voluntary groups, ठीक है, voluntary groups of individual, ठीक है, with economic or with a common need who unite to achieve socio-economic goals. ठीक है, what happened, voluntary group, it's a what, voluntary group of individual with common need who unite to achieve what, a shared economic growth. ठीक है, थीम था कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड. तो दैट्स इंपॉर्टेंट. तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मैंने बोला, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट, पीस एंड ट्रस्ट. यूनाइटेड नेशन ने निकाला. इंडिया का पहला विजडम जंगल सफारी ट्रेन कहां पर स्टार्ट हुई है, विस्टाडोम, और कौन से, विस्टाडोम जंगल सफारी, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व से लेके कतरनी घाट टाइगर सेंचुरी तक स्टार्ट किया गया है, जो कि यूपी में. यूपी गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के साथ मिलके एक इको टूरिज्म प्रमोट करने की, जंगल सफारी को प्रमोट करने के लिए एक फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन फ्रॉम कतरनी घाट टू दुधवा स्टार्ट किया है. ये वीकेंड में ही चलती है. रेंट इसका जो फेयर है वो 275 रुपीज रखा गया है. अभी ट्रायल बेसिस पे वीकेंड में चला रहे हैं, बाद में वीकडेज में भी चलाए जाएंगे. तो इसका मेन मतलब क्या है, इसमें एक कोच लगाया जाएगा, तो विस्टाडोम कोच होगा, दैट हैज लार्ज विंडो एंड ग्लास रूफ प्रोवाइडिंग पैसेंजर विथ व्हाट, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज ऑफ लैंडस्केप एंड वाइल्ड लाइफ. इसलिए पहली जंगल सफारी बन रही है हमारी यूपी में. दैट इज इंपॉर्टेंट. यूपी में इंडिया का पहला AICT भी बन रहा है. उसका नाम क्या है आप लोग बताइएगा, AICT ऑफ इंडिया. लखनऊ इज गोइंग टू बिकम द AICT ऑफ इंडिया. अब देखिए स्टेट ऑफ हार्मोस, ये इंपॉर्टेंट है. हार्मोस, ईरान ने इसको बंद कर दिया गया है. तो स्टेट ऑफ हार्मोस होता क्या है, हार्मोस आर बेसिकली, स्टेट होता क्या है, अगर आपसे बोलो स्टेट, व्हाट इज स्टेट, स्टेट इज बेसिकली 2 लार्ज वाटर बॉडी दैट कनेक्ट थ्रू नैरो चैनल. तो ये देखिए 2 वाटर बॉडी है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है, और यहां पर गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान है. इसको कनेक्ट कर रहा है विद अ नैरो चैनल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट. इस्थमस क्या होता है, इस्थमस होता है 2 लार्ज लैंड दैट कनेक्ट विद नैरो लैंड. 2 लार्ज लैंड दैट कनेक्ट विद नैरो लैंड, बहुत बड़े लैंड एक नैरो लैंड से कनेक्ट है, उसको बोलते हैं इस्थमस. एग्जांपल इस्थमस ऑफ करा. स्ट्रेट का एग्जांपल बोले पाल स्ट्रेट, कनेक्ट इंडिया एंड श्रीलंका. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ हार्मोज, इट इज कॉल्ड हार्मोज, अ चैनल लिंकिंग पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी. दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड बी रिमेंबर. अगर आप बात करते हैं व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ हार्मोज, इट इज अ नैरो वाटर बिटवीन ईरान एंड अरब पेनिनसुला, स्पेशली UAE एंड ओमान. इट कनेक्ट पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी. It is very much important. Why? Because 30% of world gas and 25% of world oil has passing from this region. If Iran shut the Hormuz, अगर आप ईरान ने इसको शट कर दिया, ऑलमोस्ट कर ही दिया है, कई टैंकर्स रोक दिए गए हैं. ये है गल्फ ऑफ ओमान. आप देखिए यहां से यहां का रास्ता खत्म हो गया, यहां से यहां का रास्ता खत्म हो गया, सुएज कैनाल, यहां से यहां का रास्ता खत्म हो गया. काफी ज्यादा इंपैक्टेड हो रहा है, काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है. आई विल बी शेयरिंग यू दिस PDF, ऑलरेडी शेयर भी हो चुकी है PDF, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है. तो स्पेशली आपके लिए ईरान इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेट ऑफ हार्मोज इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर आप 8th एडिशन की बात करते हैं, शक्ति इज द जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. तो बेसिकली कहां पर कराई गई है, फ्रांस में कराई गई है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. इट मेन वर्क वाज टू हैव अ एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री कनेक्ट.
सो अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, वरोना नेवल है, गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस एंड यूएई के बीच में होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कवच। व्हाट इज दिस कवच? कवच इज बेसिकली इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम developed by RDSO, Research Design Development Organization in Lucknow. In India, adopted this ATP system ensuring safety and anti-collision of train. दो ट्रेन को आपस में टकराने से रोकने के लिए ATP लगाया जा रहा है, एंटी प्रोटेक्शन कोलिजन सिस्टम लगाया जा रहा है विद कॉल्ड कवच। कवच और ये इंडिजीनियस है, RDSO और इंडियन रेलवे ने इसको बनाया है। इट इज द लेटेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इंप्लीमेंटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन दैट इज कॉल्ड बाय 30%। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब आप बहुत जो कोलिजन हो रहे थे अभी रिसेंटली एक आध साल में काफी ज्यादा हुए थे, उसको प्रोटेक्ट करने की बात ये करेगा। सो हाउ इट विल प्रोटेक्शन, ऑल द थिंग्स विल बी देयर, सिग्नलिंग विल बी देयर विद द हेल्प ऑफ जीपीएस एंटीना, signal light, everything will be connected. This is how radio antenna is there, GPS antenna is there, and loco TS is there. So with the help of loco TS, it will be having GPS antenna, radar, everything will be there. So automatically it will be operational. This is all. ये क्यों होता है? मान लो कोई ट्रेन चला रहा है, रेड लाइट जंप हो गया तो उससे बच सकते हैं, डेंस फॉग है उससे बच गए, तो उससे बचने के लिए ये सब चीजें हमने कवच इंट्रोड्यूस किया। हाउ रिसेंटली न्यू बुक रिलीज हुई है पीएमओ। पीएमओ क्या? पीएमओ का मतलब क्या है? हाउ पीएमओ ऑफिस इवॉल्व सिंस इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 2025 तक, व्हाट इज द रोल एंड इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ पीएम। किसकी बुक है? हिमांशु रॉय। इट हैज बीन ऑथर्ड बाय हिमांशु रॉय दैट हाउ द पीएम ऑफिस फंक्शन इवॉल्व्ड from 1957 till 2025. That is the book, The Evolution of the PM, Prime Minister Office. Other books भी थी इनकी, The State Politics in India, Indian Political Thought, Secularism and its Colonial Legacy, Peasant in Marxism. Next है A Cricketer Journey Through His Wife I. एक क्रिकेटर की जर्नी है, that is called पूजा पुजारा, who is a wife of cricketer चेतेश्वर पुजारा, who released the book The Diary of a Cricketer's Wife. ठीक है, सो बेसिकली अ डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ, और यू कैन से क्रिकेटर वाइफ इज व्हाट अ डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ बेसिकली विद द जो क्रिकेटर की वाइफ है वो अपना क्या नजरिया दे सकती हैं कि मतलब एक वाइफ होने के नाते, क्रिकेटर की वाइफ होने के नाते क्या कुछ चीजें हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि दिस विल बी सीइंग द जर्नी ऑफ चेतेश्वर पुजारा एंड द फैमिली स्ट्रगल ही मेड एंड हाउ ही रीच टू द एपेक्स तक कैसे रीच हुए। नेक्स्ट बुक इज बुक ऑन मिलिट्री रिफॉर्म। So Rajnath Singh has launched this book that is called Ready, Relevant and Resurgent, a blueprint for transforming India's military, authored by CDS Anil Chauhan, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan has launched. So basically the ongoing discussion, Indian Armed Forces and challenges of modern warfare, everything has been there. There is a Ready, Relevant and Resurgent book is there. So he is the second CDS after late General Bipin Rawat, Anil Chauhan. It is important. नेक्स्ट बात करते हैं, 2 वुमेन ऑफिसर हैज कंप्लीटेड द INS तरनी। तरनी इज व्हाट? नाविका सागर परिक्रमा। सो बेसिकली दे स्टार्टेड फ्रॉम गोवा एंड एंडेड इन गोवा मोमरगांव। बेसिकली दे हैव क्रॉसेस 4 कॉन्टिनेंट एंड 3 ओशियन। ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, एनहांस मैरीटाइम स्किल्स एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल मैरीटाइम डिप्लोमेसी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन 11th day with the Yantara theme. Yantara is basically Yangantar for advancing new technology, research and acceleration. So it is founded by Atal Bihari Vajpayee to basically to pay the, or you can say to commemorate the Pokhran 2, the testing site. Pokhran 1 name is Smiling Buddha. Pokhran 2 is Operation Shakti. And the key scientist was Abdul Kalam Azad and R. Chidambaram and Raja Ramanna. So these were the important personnel. So 11th of May हम क्या बनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, एम्पावरिंग सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इनोवेशन। दैट इज वेरी गुड। यांतारा इज द थीम, यगंतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्यों बनाते हैं? क्यों भाई हमने उस दिन ऑपरेशन पोखरण किया था विद द ऑपरेशन शक्ति वाज देयर। ठीक है, और फर्स्ट जो था पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा, सेकंड वन वाज ऑपरेशन दैट इज शक्ति। अभी रिसेंटली हम आपको बता रहे हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा चल रहा था। क्यों चल रहा था ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट? एक्चुअली हुआ क्या था, ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। व्हाई? बिकॉज एयर स्ट्राइक एंड ड्रोन व्हाट डन ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट। न्यूक्लियर साइट पे काफी ज्यादा अटैक किया गया, इंक्लूडिंग तेहरान। तेहरान वाज द कैपिटल एंड नाताश द यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी।
जो न्यूक्लियर साइट थी। तो इसके बिहाफ में जब आपने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, ईरान ने भी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, कॉजिंग एक्सप्लोशन ओवर जेरूसलम एंड टेल अवीव। टेल अवीव इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। सेम वे यूनाइटेड नेशन आल्सो एंटर्ड इनटू दिस वॉर बाय ऑपरेशन मिडनाइट हैमर by striking Iranian nuclear facility at Fordo, Natanz and Isfahan. So again इन्होंने बॉम्बर बॉम्ब का यूज किया गया जो काफी डीप तक पेनिट्रेट करते हैं और ब्लास्ट करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इजराइल को डर है कि ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स जो डेवलप नहीं कर रहा है। पहले तो बोल रहा है कि हम अपना जो न्यूक्लियर है वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है, लेकिन उसको डर है कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करके हमारे अगेंस्ट यूज ना कर पाए, इसलिए उसके सेफगार्ड के लिए उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन स्टार्ट किया। ईरान ने इसके रिटेलिएट करती है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया। फिर अमेरिका का एंट्री होता है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू। इश्यू क्या होता है, हिस्टोरिकल रूट्स देखे जाए तो ईरानियन रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली व्हाट ईरान इज गवर्न्ड बाय शिया इस्लामिक एंड सेम वे इजराइल हैज बीन गवर्न्ड बाय जूस। सो ईरान सपोर्ट एंटी इजराइल ग्रुप। ईरान क्या करता है, बहुत सारे एंटी इजराइल ग्रुप है जैसे हिजबुल्लाह है, ठीक है, हाउदीज हैं, इनको सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, ठीक है। दे हैज बीन लेबल्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय इजराइल, और इजराइल बोलता है ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनको सपोर्ट करते हो। और कहीं ना कहीं ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशियस है। इजराइल व्यू दैट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज अ सीरियस थ्रेट ओवर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन दैट कुड एंडेंजर द एग्जिस्टेंस। इजराइल को डर है कि भाई कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाए तो काफी ज्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे, इसलिए वो टारगेट कर रहा है। अगर आप ईरान की लोकेशन को देखोगे तो ईरान का काफी बड़ा मैप कवर होता है। तो आप देखें टर्की के साथ बॉर्डर लगता है, ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, ये इनका कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पर आपका आर्मेनिया है, अजरबैजान है। तो आप देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, अजरबैजान है, यहाँ पर आर्मेनिया है, इनके साथ इनका बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पर इराक है, टर्की है, इतना बड़ा कंट्री है, और यहाँ पर इसका ये कैपिटल है दैट इज कॉल्ड तेहरान। तो ये बेसिकली आपको मैप भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा कंट्री ईरान के साथ लगता है, इसका कारण क्या था, कौन सा ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया। इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया टू ब्रिंग बैक इंडियन फ्रॉम ईरान, दैट इज ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु आपको याद रखना है कि इंडिया ने लॉन्च किया था टू ब्रिंग बैक इंडियन सेफली फ्रॉम ईरान। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर करंट अफेयर्स फॉर टुडे। तो अगर क्विकली देखें तो हमने खेल रत्न देखा, हमने ज्ञानपीठ अवार्ड देखा, हमने वर्ल्ड फूड प्राइज, फूड मतलब हंगरी, हंगरी मतलब हंगेरिया, हंगेरिया मतलब अ लेडी फ्रॉम ब्राजील हैज वॉन दिस अवार्ड। सो सेम वे हमने इगला मिसाइल देखी, इगला मिसाइल के बाद हमने ऑपरेशन ओलिविया देखा, कोस्ट गार्ड का मिशन देखा, इसके बाद हमने गोल्डन डोम अमेरिका का देखा। अगेन आफ्टर दिस वी हैव आल्सो कवर्ड अबाउट सागर माथा संवाद, हिमालय को प्रोटेक्ट करना है, सागर माता संवाद। इसके बाद हमने नमस्ते स्कीम देखी जो कि सेप्टिक वर्कर, सैनिटेशन वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली देखी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। इंडिया को किसके लिए सर्टिफिकेट मिला है, ट्राइकोमा के लिए सर्टिफिकेट मिला है। सेम वे वी हैव आल्सो कवर्ड एशियाटिक सर्वे, लायन सेंसस 16 सेंसस है जो कि गिर में हुआ था, और कहां पर हुआ था, द अदर रीजन इज पनिया सेंचुरी, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंस भी जाना हमने दोनों के बीच में। सेम वे हमने जीरो एफआईआर इनिशिएटिव भी देखा, क्लास में रिवाइज भी करा रहा हूं कि आपको साथ साथ रिवाइज भी हो जाए। ग्लेनेक्स पहला इंडिया ने होस्ट किया है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। सेम वे भूटान पहला वर्ल्ड का कंट्री बना है जिसने क्रिप्टो पेमेंट टूरिस्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया है, और 4th लार्जेस्ट कंट्री है जिसने होल्डर है जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। सेम वे भूटान अपनी जीडीपी हैप्पीनेस में काउंट करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ड्रॉल्स पेट फूड बना है इंडिया का 4th यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं जिसका स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन से ज्यादा है, मोर देन 8,000 करोड़ रुपीस होता है, उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे साउथ कोरिया के साथ बनाया गया था, बीट द प्लास्टिक वाज द थीम। एंड यूनाइटेड नेशन ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट विजडम जंगल सफारी यूपी दुधवा टाइगर रिजर्व टू कतेरी घाट सेंचुरी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज already I discussed Persian Gulf and Gulf of Oman in Arabian Sea. Same way we have discussed Shakti exercise, and we have also covered Kavach 5.0, that is automatic train protection scheme, or project is there. PM book PMO evolution by Himanshu Roy. Same way a diary of cricketer's wife, that is Cheteshwar Pujara wife Pooja Pujara. A key of military reform, ready, relevant and relevance or resurgence. Navy ka INS Tarini we have also seen. Same way National Technology Day we have also covered.
Last one, Israel-Iran conflict and Operation Sindhu we have seen. So here we completed our lecture for our current affairs. I hope you enjoyed the session. Thank you and have a great day. Thank you. Jai Hind.